हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की थ्योरी जो है। पहले क्वेश्चन आंसर दिया गया था, इसके बाद अब थ्योरी दी जा रही है। तो थ्योरी देखेंगे, क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, क्या क्या थ्योरी बन रही है उसको देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। चलिए बढ़ते हैं, जो है अपना थ्योरी देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। तो आ गया है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा परिवर्तन दिन में नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन दिन में नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण क्या होता है, कैसे होता है। उदाहरण है भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना आदि। ठीक, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उत्पाद। उत्पाद क्या होता है उसे देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। ठीक, ये कुछ विकल्प थे। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण पे आ गए हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसे रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रासायनिक समीकरण के तत्वों के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है आगे विकल्प। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेक्षक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक, रासायनिक समीकरण को संतुलन कैसे करते हैं, ये हेडिंग है, रासायनिक समीकरण को संतुलन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या है। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या है वो देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात तत्वों, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण कोयले का दहन, जैसे जब कोयला जलता है, ये इसका उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, ये उसका उदाहरण है। अगला देखते हैं दूसरा विकल्प क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है इसको देखते हैं। जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं या बनते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों का टूटना तीन प्रकार से होता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा वो तीन प्रकार है। तो वह एक ऊष्मा के द्वारा, विद्युत के द्वारा, इसके बाद तीसरा है सूर्य की रोशनी के द्वारा। ठीक, तो पहला है ऊष्मीय वियोजन। देखते हैं ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ठीक, तो ऊष्मीय वियोजन है जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। विद्युत द्वारा किया गया वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है।
अगला है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ये शायद आपको 3 विकल्प के जो भी परिभाषा बन रही थी ये बताई गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, उससे जो है यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक, आगे और देखते हैं। जिस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है उसे विस्थापन कहते हैं। उसे जो है विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपचयन अपचयन। उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, ये 5वीं हेडिंग है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे अपचयन कहते हैं। ठीक, आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आ रही होगी। जो चीज़ें ना समझ में आ रही एक बार वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएंगी परिभाषाएं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी आ ही रहा है। आपको सबसे पहले इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दिया गया था, इसके बाद थ्योरी दी जा रही है। ठीक, तो अच्छे तरीके से जो भी है जितनी सारी चीज़ें हैं वो एक एक चीज़ें चुन के आपको दी जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में होए तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं जब उपचयन और अपचयन दोनों एक अभिक्रिया में हो। ठीक है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव क्या क्या होते हैं वे देखते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता वायु जल अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं तो धातु की ऊपरी सतह कमज़ोर हो जाती है, उसे संरक्षण कहते हैं। जैसे जंग लग जाता है तो लोहा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, यही उदाहरण के रूप में समझाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण, लोहे को जंग लगना। ठीक, चांदी का काली परत पर बनना, चांदी जो हो काली हो जाती है। तांबे पर हरी परत का बनना, जो तांबा होता है उस पर हरा हरा सा कुछ रंग चढ़ जाता है जिसे पीताम्बरी या किसी अन्य चीज़ों से छुड़ाया जाता है, साफ़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है और वह खराब हो जाता है। उसे विकृत गंधिता से बचने के लिए, जो गंध होती है उससे बचने के लिए खाद्य पैकेटों में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जो पैकिंग होती है नाइट्रोजन गैस का जो है उपयोग किया जाता है भरने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का। ठीक, जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन जब आया था कि चिप्स, आलू के चिप्स के पैकेट को जो भरा जाता है उसमें कौन सी गैस होती है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। तो यहाँ से वो क्वेश्चन लिया गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया अच्छे तरीके से तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सा चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है, तो उसकी कोशिश करेंगे, लाएंगे क्वेश्चन आंसर थ्योरी। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।